हेलो फ्रेंड्स, अपनी जो वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसे अब आगे बढ़ाते हैं। जो अपनी रीट मेंस परीक्षा और प्री परीक्षा की तैयारी चल रही है, अर्थात जो छात्र एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना चाहते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण ऑल कंपटीशन के लिए क्लास है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अपना जो चैप्टर नंबर 4 कृषि का जो पहला पॉइंट है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। अर्थात जो कृषि है वह एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया ऐसी क्रिया को कहा जाता है जिसे हम सीधे प्राप्त करते हैं, जैसे मछली पकड़ना, खानों से खनिज निकालना। ये कृषि कार्य, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न कृषि उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। जैसे आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे चीनी उद्योग, शक्कर उद्योग के लिए गन्ना ईख की खेती की जाती है। तो जो गन्ना की कृषि की जाती है वह कच्चा माल है। कर्तन दहन प्रणाली को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कर्तन दहन प्रणाली आप समझते हैं, जैसे इसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि, इसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि जो आदिवासी लोग जो जंगलों में निवास करते थे, वह जब एक स्थान पर जंगलों को जला करके वह जो राख होती थी उसमें कृषि करते थे, और जब वह राख 2-3 साल बाद उसकी जो उर्वरकता क्षमता होती थी, उपजाऊ क्षमता होती थी, वह कम हो जाती थी। तो इसी प्रक्रिया को दूसरी जगह पर जाके दोहराते थे। तो इस कृषि को स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। इसे पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना रोपण फसलें हैं, अर्थात इनका रोपण किया जाता है। रबी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है और रबी की फसलों को ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है। जैसे रबी की फसलें हैं, जैसे गेहूँ, सरसों, अर्थात जो फसलें शरद ऋतु में, ठंड में, सर्दी के मौसम में बोई जाती हैं, उन्हें रबी की फसल कहा जाता है। और इन्हें मार्च अप्रैल गर्मी के मौसम में काट लिया जाता है। गेहूँ, सरसों, चना, मटर आदि। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि ये रबी की फसलें हैं। और जो खरीफ की फसलें हैं वह जून जुलाई के महीने में, अर्थात बरसात के मौसम में बोई जाती हैं, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर के महीने में काट ली जाती हैं। जैसे चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन मुख्य खरीफ की फसलें हैं। इस तरह से आपको प्रत्येक जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको याद करते हुए चलना है। आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। गेहूँ भारत की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है, और सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल चावल है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल गेहूँ है। गेहूँ की फसल के लिए 75 सेंटीमीटर से तक बारिश की आवश्यकता होती है, अर्थात 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक पानी की आवश्यकता होती है गेहूं की फसल के लिए। ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज हैं, अर्थात यह कंपटीशन में पूछा जाता है कभी कभी कि मोटे अनाज कौन कौन से हैं, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। मोटे अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है।
दालें फलीदार फसल का उदाहरण हैं। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। और दालें भूमि की जो उर्वरकता होती है उसको बनाकर रखती हैं। गुजरात राज्य स्टेट अपना मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हमने यहाँ पर वन लाइनर जितने एनसीईआरटी बुक्स में दिए हैं उतने ही लिए हैं, अलग से ऐड करने की कोशिश नहीं की है। चाय उत्पादक राज्य असम, दार्जिलिंग, तमिलनाडु हैं। और जो किस्म अरेबिका एक कॉफ़ी की एक किस्म होती है। हमारे देश में कॉफ़ी पैदा की जाती है, उसकी जो किस्म है अरेबिका किस्म की नाम की कॉफ़ी पैदा की जाती है। भारत में कॉफ़ी आरंभ में यमन से लाई गई थी, यमन देश से लाई गई थी। कॉफ़ी की खेती नीलगिरी की पहाड़ियों में की जाती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलते अगले नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रबड़, कपास, जूट एक रेशेदार अखाद्य फसलें हैं। अर्थात जो रबड़ है वह भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल मानी जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र आप समझते ही हैं, जैसे कि यह अपनी जो पृथ्वी है इसके मध्य में जो रेखा है वह 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है और उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा है। दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा है। अर्थात जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर रबड़ की फसल की जाती है। रबड़ मुख्यतः भारत के केरल और तमिलनाडु राज्यों में उगाया जाता है। रेशम के कीड़ों का पालन, रेशम उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर भी कहा जाता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कपास के उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट को सुनहरा गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कभी कभी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता भी है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। जूट का उपयोग बोरियां, चटाई, रस्सी बनाने में किया जाता है। भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। प्रथम पंचवर्ष योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य रखा गया था। अर्थात प्रश्न पूछा जाता है कि भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। आप अगर कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था, समय चक्र था, वह किस वर्ष से किस वर्ष तक था। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ग्राम स्वराज अवधारणा गांधी जी से संबंधित है और महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। यह एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है, आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, महात्मा गांधी ने मुख्यतः 3 स्वतंत्रता आंदोलन में 3 राष्ट्रीय आंदोलन चलाए थे।
असहयोग आंदोलन सबसे पहले चलाया था, कमेंट बॉक्स में बताएं असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो तीनों आंदोलन महात्मा गांधी जी ने कब कब चलाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे कि आपको सबसे पहले कंप्लीट वीडियो एनसीईआरटी बुक्स की मिल सकें। यहाँ पर आपको हमारे चैनल पर सभी बुक्स, सभी क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करने का एक अवसर है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।